गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर 2 ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था फ्रिक्शन का, उसको इंडिकेशन, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फ्रिक्शन को कैसे पहचानते हैं, कैसा होता है फ्रिक्शन, सब ये जाने थे। और कुछ डिफिनीशन पे चर्चा किए थे। जो डिफिनीशन पे चर्चा हुआ था उसका एज हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, प्रूफ करके उसको देखेंगे। जो लॉन्ग डिफिनीशन कैसे, ये किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कॉज ऑफ फ्रिक्शन भी अगर टाइम रहा तो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए एक कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस पे प्लेस्ड है, रखी हुई है, और इस बॉडी का मास m है। बॉडी का मास क्या है? m है। तो अगर ये बॉडी सिर्फ रखी ही है, अगर इसमें कोई मोशन नहीं, अभी कोई मोशन है नहीं, कोई बलने का है तो मोशन तो होने का सवाल नहीं उठता, कोई मोशन है नहीं, और मोशन नहीं है तो हमेशा इस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल एक्शन के कारण जो वेट होगा हमेशा नीचे की तरफ W बराबर mg होगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। अब अगर नॉर्मल कंडीशन में, अब चूंकि ये फोर्स भी होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी से क्या कहते हैं, W क्या कहते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फोर्स भी होता है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये क्या है? एक्टिंग। ये क्या है? एक्टिंग। अगर एक्टिंग है तो आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। वो मैंने कई बार एग्जाम्पल क्लास में भी लिया है। ठीक है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अब मेन हमारा टॉपिक दूसरा है। तो अगर ये एक्टिंग हुआ, मतलब ये एक्शन फोर्स हो गया, तो इसका रिएक्शन, और हमें सब यही बताया था कि फोर्स ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है। तो देखो एक फोर्स ये है तो इसका अपोजिट भी क्रिया ये है, तो इसका प्रतिक्रिया ऐसे पैदा हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे R। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, और चूंकि फोर्स है तो आप इसे क्या कह देंगे? R क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, लिख लीजिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल, अब देखिए क्या है कि ये बिल्कुल बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। देखो फोर्स लगाने से मूवमेंट आता है, बट ये ऊपर नीचे, ये ना वर्टिकली, इट विल नॉट बी एक्सलेट वर्टिकली और डाउनवर्ड, ऐसे ये एक्सलेट नहीं करेगा, ऊपर नीचे ये एक्सलेट नहीं करेगा, क्योंकि बल लगा के नीचे खींच रहे तो उतनी प्रतिक्रिया ऊपर, मतलब ये बैलेंसिंग है। अभी क्या है? बैलेंस है। तो R बराबर इस केस में हमेशा क्या रहेगा? R बराबर mg, मतलब क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, R इक्वल टू mg। तो अब अगर ये बैलेंसिंग की स्थिति में है, तो अगर बैलेंसिंग तब क्या होता? अब चूंकि बैलेंसिंग तो होना ही था, क्योंकि mg की वजह से Rw, और जितना mg है उतना R है, तो ये अगर बैलेंस नहीं होता तो ये ऊपर नीचे मूव करने लगता। अगर R सपोज करो R ज़्यादा हो तो ये ऊपर चला जाता, W ज़्यादा हो तो और खसता चला जाता, पर ऐसा है नहीं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। R इक्वल टू mg। अब ये तो नॉर्मल केस में था जब कोई फोर्स हम नहीं लगा के, बल लगा के इसको खींच नहीं रहे, हम बल लगा के इसको सरफेस पे चिपकाए हुए हैं W ग्रेविटी की वजह से। अब अगर इस पे हम F बल लगा के F बल अप्लाई करें, F क्या है? अप्लाई करें, इसको क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स। क्या है ये? अप्लाइड फोर्स। और ये क्या है? फोर्स की डायरेक्शन।
तो बताया था कि जब भी आप अब उसमें फ्रिक्शन याद करें कि जब भी आप फोर्स हमेशा फोर्स पेयर में होता है, तो ये पेयर में थे तो ये भी एक फोर्स है, इसका भी तो एक पेयर होगा, और जो इसका जो पेयर होगा वो इस बॉडी में होने वाले रिलेटिव मोशन को रोकेगा, मतलब वो कौन सा फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। वो कब कहाँ लगता है, अलोंग द, बताया आप लोगों को, अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द बॉडी। ये क्या है, एक्चुअली ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो यहीं पे वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, पैदा होगा। यहीं पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा, जिसे स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ, ये अप्लाइड फोर्स। ठीक, अब बॉडी कब मूव करेगी, अगर एफ एफ इक्वल टू एफ तो कभी भी बॉडी मूव नहीं करेगी। क्या है कंडीशन, क्या है कि बॉडी कब मूव करेगी, वेन एवर बॉडी मूव और नॉट, कब है मूविंग कंडीशन, क्या है, अगर F इक्वल टू एफ एफ बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी, या फिर F इज ग्रेटर देन एफ एफ तो बॉडी मूव करेगी। और मूव कराने के लिए हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से फोर्स को ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ समझने की बात ये है कि जब W इक्वल टू एम जी और W इक्वल टू आर, ये दोनों कैसे बल हैं, ये एक्टिंग है, ये भी कैसा है, एक्टिंग है, ये भी कैसा है, एक्टिंग है, ये कैसा है, रिएक्शन है, ये कैसा है, रिएक्शन है, ये भी कैसा है, रिएक्शन है, ये भी कैसा है, रिएक्शन है। मैंने बताया था फ्रिक्शन भी क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन भी क्या है, रिएक्शन है। तो ये दोनों एक्टिंग और ये दोनों रिएक्शन। ठीक है, अब जो कि बॉडी इस डायरेक्शन में ऊपर अप एंड डाउन मूव तो कर नहीं सकता क्योंकि आर एम जी के बराबर है, लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कब करेगा, जब एफ को ज़्यादा कर देंगे, एफ इतना कर दें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए। ये एफ के बराबर हो तो मूव करेगा नहीं, लेकिन अगर एफ को बड़ा कर दें, एफ को ज़्यादा कर दें और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम रखें, मतलब फोर्स रखना क्या है, हमको इतना बल पैदा करना होगा कि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बॉडी इधर की तरफ मूव कर जाएगी। अब बॉडी इधर की तरफ मूव कर जाएगी, अब क्या होता है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जब ये बॉडी खुरदुरा है, तो अगर ये बॉडी बिल्कुल ही स्मूथ है तो स्मूथ के केस में फ्रिक्शन कभी पैदा नहीं होगा। स्मूथ के केस में अगर बिल्कुल बॉडी चिकनी कर दिया यहाँ पे तो कभी फ्रिक्शन पैदा ही नहीं होगा। और ये रिएक्शन फोर्स ये जो रिएक्शन फोर्स है, ऐसा माना जाता है कि ये रिएक्शन फोर्स अपने फोर्स को इसको एक्सचेंज कर देता है। ये जो रिएक्शन फोर्स डब्ल्यू एम जी की वजह से जो रिएक्शन फोर्स पैदा होता है, जो रिएक्शन पैदा होता है, इसके पास जितना भी फोर्स, जितनी भी एनर्जी, ये पूरा फोर्स ये फ्रिक्शन को ट्रांसफर कर देता है। क्यों, क्योंकि ये भी रिएक्टिंग है तो ये भी रिएक्टिंग है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, दोस्त हुए, तो ये अपना पूरा बल, अपने पूरे एनर्जी को एफ को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ये इसको ट्रांसफ़र करता है तो ये इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो हम कह सकते हैं अब इसके पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ट्रांसफ़र करेगा, अगर कम होगी तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, तो हम इस कंक्लूजन से क्या कंक्लूजन, फ्रिक्शन फोर्स F is directly proportional to the normal reaction force R। क्या लिख सकते हैं, then F is directly proportional to the R। और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा म्यू R। और ये म्यू है क्या,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये अलग अलग होता है। जैसे कॉपर के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा। जैसे कॉपर के लिए मुझे लगता है म्यू की जो वैल्यू होती है कॉपर के लिए 1.6 है, और स्टील से स्टील के लिए 0.8 होती है। फिर कॉपर से स्टील के बीच में भी होता है, कॉपर से स्टील के बीच में होता है। एल्युमिनियम से कॉपर के बीच में होता है, एल्युमिनियम से स्टील के बीच में होता है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। जब बात करेंगे तो उसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो यही फ्रिक्शन फोर्स की थोड़ी गणना थी कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी बॉडी रफ होती है, मतलब खुरदरी बॉडी होती है, तो खुरदरी बॉडी की वजह से जो रिएक्शन पैदा होता है कि कौन सा रिएक्शन, बॉडी के अपने मास की वजह से जो वेट पैदा होता है उसका जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन फोर्स अपना पूरा एनर्जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ट्रांसफर करना चाहता है। और जितना ज़्यादा, अच्छा सिंपल वे में तरीका समझने का कि अगर कोई भारी चीज़ हो, जैसे घर में कुर्सी है, तो कुर्सी को ढकेलना बहुत आसान है, लेकिन अगर घर में चौकी या पलंग हो तो उसको ढकेलना उतना ही कठिन होगा। मतलब अगर कोई चीज़ हल्की है तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम काम करते हैं, मतलब उसको, क्योंकि फर्श की और कुर्सी के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, तभी तो इजीली उसको हम लोग मूव करा ले रहे हैं। लेकिन अगर पलंग है, दीवार है, तो जाहिर सी बात है कि हमको उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधे सीधे है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके प्रोपोर्शनल में होता है। वही हमने दिखाया कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर। तो एफ ए प्रोपोर्शनल टू आर, एफ ए इक्वल टू म्यू आर, जहाँ पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और ये जो म्यू है हर मटेरियल की अलग अलग होता है। जैसे कॉपर के बीच में 1.6 रखते हैं, स्टील 0.8। अभी इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रिक्शन फोर्स की थोड़ी सी गणना थी। ठीक है, अगला हम देखेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अगला टॉपिक क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है, अभी ये सब चीज़ें हम लोग विस्तार से देखेंगे, तो जस्ट इंट्रोडक्शन की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, जब अगर हम यही बॉडी मान लें जल्दी से कि ये जो बॉडी है, दो बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी ए मान लो और एक बॉडी बी मान लो, सही नहीं है। तो अब ए और बी बॉडी मान लिया, तो देखो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। ये क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। जब ये मैग्नीफाई करेंगे इसको, तो मैग्नीफाई करने में हम इस वाले ए वाले सरफेस के नीचे का पार्ट देखते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करने के बाद बहुत कम होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता। और नीचे वाले को हम देखेंगे, नीचे वाले कैसे रहेंगे, नीचे वाले भी सरफेस कुछ इसी तरीके से। तो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। मतलब क्या किया है, जो दोनों बॉडी ए और बी आपस एक दूसरे के ऊपर प्लेस थी, रखी हुई थी, तो हमने क्या किया, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस था, मतलब इसके सरफेस को अलग कर लिया बॉडी को, और बॉडी के नीचे वाले इस तल को हमने मैग्नीफाई करके देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो मैग्नीफाई में क्या है कि वो बहुत बड़ा करके दिखाएगा। जब बहुत बड़ा करके देखते हैं तो नीचे की सरफेस एकदम रफ होती है, बिल्कुल खुरदरी होती है। और इसी तरह से बी को देखेंगे तो बी की भी सरफेस इसी तरह से एकदम खुरदरी होती है। अब जब ये दोनों खुरदरी होती है, अब इसमें जो गहरा वाला जो है इसको बोलते हैं वैली। ये वाला जो क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, वैली। जो गहरा वाला होता है इसको बोलते हैं वैली, इसको।
इसे क्या कहते हैं, वैली। और जो अंदर ये ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं पीक। क्या होता है, पीक। अब अगर इस बॉडी को थोड़ा एक और फिगर बनाता हूं मैं यहाँ पे, तो अगर इस बॉडी में कुछ इस तरीके से, दूसरे वाले बॉडी में ठीक है, अब देखिए जब ये बॉडी इसके ऊपर रखी जाती है कुछ इस तरीके से, जब इसको रखते हैं तो अगले वाले फिगर में, अगर मैं इसको और एक फिगर बना दूं तो अगले वाले फिगर में कुछ इस तरीके से क्या है, मतलब अब जो अगर बॉडी में बिल्कुल स्मूथनेस होगा तो बॉडी का जो सरफेस हो बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ेगा, पर स्मूथनेस होता नहीं है। तो अब क्या होता है कि जब बॉडी एक दूसरे के ऊपर प्लेस की जाती है तो क्यों रुक जाता है, सीधे सीधे ये इसका जो पीक है, अब ये नीचे वाली बॉडी का पीक है, इसका वैली है, तो पीक और वैली इंटरलॉक हो जाते हैं। तो क्यों बॉडी स्टॉप कर जाती है, क्यों बॉडी रुकी रहती है, मतलब मेन मोटा मोटी फ्रिक्शन का कारण क्या हुआ, पहला इंटरलॉकिंग बिटवीन बॉडीज, बहुत सही भर दिया, बिटवीन बॉडीज, ठीक है। पीक अटैच्ड विथ वैली, तो ये क्या है, ये पीक है, ये क्या है, पीक है, और ये पीक अटैच हो जाता है वैली के साथ, जैसे ये दोनों अटैच हो गए, ठीक है। तो पीक क्या होता है, वैली के साथ अटैच हो जाता है और इंटरलॉक हो जाता है, जैसे ये है, ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये क्या है, पीक, ये क्या है, ये उंगली मेरी क्या है, पीक, ये क्या, वैली, तो वैली और पीक इस तरह से अटैच हो जाते हैं, और ये इंटरलॉकिंग। तो फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ द पीक एंड वैली, पीक और वैली का इंटरलॉक होना, और बॉडी का इंटरलॉक होना। बॉडी इंटरलॉक क्यों होती है, क्योंकि दोनों बॉडी रुच है, रफ है, और दोनों में ही क्या है, पीक और वैली दोनों में ही, तो उसका पीक उसके वैली के साथ फिक्स हो जाता है। अच्छा, तो आप ये कहेंगे सर ये फिक्स तो हो रहा है तो फिर इसको आगे कभी मूव भी नहीं करना चाहिए, तो ध्यान देंगे कि हर बॉडी में कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। जब आप इधर फोर्स लगाएंगे इधर, और ये बहुत, चूंकि है भी बहुत छोटा, इलास्टिक का एक नॉर्मल एक काज नहीं है, ये इतना छोटा है कि आप हल्का सा पुश करेंगे ना तो बॉडी मूव कर जाएगी। वो डिपेंड करता है कौन कितना रफ है। लेकिन और एक और चीज़ समझने का कि ये धीमे धीमे क्या होता है, ये हल्का सा, अब चूंकि बॉडी में हल्का इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो ये हल्का सा मूव कर जाएगा ऐसे, फिर जब बॉडी इधर खिसका देंगे तो फिर जब जगह मिलेगी तो फिर ये ऊपर चलाएगा। या फिर धीमे धीमे ये जो पीक वैली है इसका हरासमेंट होने लगता है, ये कटने लगता है, ऐसे 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 जब बॉडी चलेगी तो कट के ये पोर्शन अलग होगा और खुद ही रफ हो जाता है, खुद ही स्मूथ हो जाता है, तब भी बॉडी एक दूसरे पर सरफेस से फिसलने लगती है। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन था। सबसे पहले फिगर में जब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर रखी थी तो एकदम लग रहा है कि बॉडी एकदम स्मूथ है, जबकि हमने इसको जब मैग्नीफाई किया है तो मैग्नीफाई करने के बाद इसमें इस तरीके की वीक और वैलीज दिखाई पड़ रहे हैं, पीक और वैलीज दिखाई पड़ रहे हैं। जब ए और बी को जब हमने मैग्नीफाई किया तो पीक और वैली, तो अब हमने ए और बी को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश की, इंटरलॉकिंग यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाने की है, इंटरलॉकिंग दिखाने की कोशिश की है। तो आप इसको क्या करेंगे, अभी कैसे एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाता है, ये इसका पीक है, ये इसकी वैली है, तो पीक और वैली एक दूसरे के अंदर फंस जाती है, जिससे बॉडी क्या होती है, इंटरलॉक हो जाती है, फिर एकदम बॉडी
चल ही नहीं पाएगी, रुक जाती है। लेकिन जब फोर्स को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये पीक और वैली इतना ज़्यादा मजबूत और इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब हल्का होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, उस बहुत साइज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन था। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत है, ऊपर भी हम लोग ने देखा किस तरीके से फ्रिक्शन, आर रिएक्शन फोर्स और ये कैसे काम करता है। अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू इसका कर दूं, ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन था, ये एक्शन था, ये रिएक्शन था, तो हमने रिएक्शन को प्रोपोर्शनल दिखा दिया और यही होता है ना। मतलब ये वाला जो सरफेस है, नीचे वाला जो सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है। तो अब ये जो ये डब्लू जो है, ये वाला जो सरफेस, मतलब डब्लू सरफेस पे लग रहा है, तो ये वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस पे, मतलब इस वाले सरफेस ऊपर वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन के पास अपनी एनर्जी है, अपना फोर्स है, तो ये अपना फोर्स इसको, क्योंकि ये इसका विरोधी है तो ये इसका दोस्त हुआ, क्योंकि ये इसका विरोधी है तो ये दोनों दोस्त हुए, ये दोनों दोस्त हुए, तो ये अपना पूरा रिएक्शन जितनी भी एनर्जी थी इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, और करता भी ऐसा ही है, अपनी पूरी एनर्जी को इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। जितनी होगी उतनी देगा, जितनी इसके पास कम है तो कम, ज़्यादा ज़्यादा। इसलिए फिर क्या कंक्लूजन निकलता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर लगा करके एक न्यू, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहता है। अभी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम कुछ नया देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।